तो हम आ गए हैं अपने यूनिट 2 के पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड में 3 टॉपिक मेरे ख्याल से रह गए थे। एक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, इशू मशीन लर्निंग में कौन कौन से अप्रोचेस, और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस, यही 3 से 4 टॉपिक रह गए। अब देखो मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन को कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू अपने यूजेस में लेके आना होता है मशीन लर्निंग। अब देखो मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज होती है ये पहले बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप सपोज करो आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, एक शूज को सर्च किया, ठीक। अब जब फ्लिपकार्ट पे आपने शूज सर्च किया तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे आपके पास गूगल पे भी वही ऐड आने लगेगा। उसके बाद आपके पास यूट्यूब पे भी ऊपर शो होता है शूज का ऐड, और अलग अलग जो भी सोशल मीडिया जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके सबके ऊपर शूज का ऐड रन होने लगता है। अब ये होता कैसा है, ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम एक पहले से ही प्री इंस्टॉल की जाती है या एल्गोरिथम बनाई जाती है मशीन के अंदर कि कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर ऐड आए, या जो भी उस पर ऐड रन हो रहा है वो एक कस्टमर के जो सर्च करा, जैसे शूज सर्च किए तो आपको शूज आ गया, या अब इन केसेस में आ गया है माइक्रोफोन भी यूज हो रहे हैं मशीन लर्निंग में। अब तो एक इसकी परमिशन ले लेता है माइक्रोफोन। अब फोन रख के एटलीस्ट आप फूड की बात करिए या कपड़े की बात करिए, कोई अलग अलग चीज की बात करिए, तो देखो थोड़ी देर के बाद आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे या अलग अलग जितनी भी सोशल मीडिया है उस पर सब पे ऐड रन होने लगता है, ऐड दिखाने लगता है कि हाँ आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। इसके अप्रोचेस कौन कौन से हैं? अप्रोचेस यहाँ पे मैं सिर्फ केवल जो उसमें दिया हुआ है छोटे छोटे पार्ट में वही मैं समझा रहा हूँ। अभी ये आगे जस्ट ये सारी यूनिट्स में है, आर्टिफिशियल क्लस्टरिंग, रीइंफोर्समेंट, डिसीजन ट्री, पाइथन स्टोर, सपोर्ट वेक्टर, ये सारी की सारी पूरी पूरी एक एक यूनिट है। ये सिर्फ केवल जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड डिफाइन द अप्रोचेस ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब 2 क्वेश्चन साथ में प्लस करके दिया होगा, सिंगल अप्रोच नहीं पूछता है कि डिफाइन द मशीन लर्निंग अप्रोचेस, ये नहीं पूछेगा। अगर जो पूछता है तो मशीन लर्निंग और अप्रोचेस इसके पूछेगा। बहुत ही कम केसेस में अप्रोचेस पूछा गया है, वैसे पूछता नहीं है, क्योंकि इन सब पे जब यूनिट्स दी हुई हैं तो अप्रोचेस ज्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि डायरेक्ट यूनिट से ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है छोटा छोटा ब्रीफ में समझाया जा रहा है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये होता है कि यहाँ पे इनपुट लेयर होती है, अभी जब आगे सेकेंड यूनिट में ही आएगा, ये सेकेंड यूनिट में आएगा तो इसको पूरा डिटेल में समझा के पूरा स्पेशली इसका रिव्यू ही रहेगा। ठीक, ये इनपुट लेयर होती है, ये हिडन लेयर होती है, यहाँ पे ये आउटपुट होता है। ठीक, तो यहाँ से ये इनपुट्स हमारे रन करते हैं, ये हिडन लेयर होती है जिसको बोलते हैं हिडन लेयर, ये होती है आउटपुट, और ये यहाँ से कमांड। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क, जैसे माइंड में अपने न्यूरल नेटवर्क ऐसे ऐसे बने होते हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर जो माइंड का होता है वैसे ही बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क के जैसे ही काम करता है। ये होता है आर्टिफिशियल न्यूरल। अब क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या होता है? देखो सेम ग्रुप के नंबर्स, आइटम्स या डेंसिटी, अब इसमें क्लस्टरिंग में भी 2-3 टाइप है। अब डेंसिटी वाला आएगा और डेंसिटी वाला। क्लस्टरिंग होता है जैसे मान के चलो आपके पास ये सैंपल्स दिए हुए हैं, ठीक, तो जो इसमें क्लस्टरिंग जो बनेगी हमारी, जब क्लस्टर आएगा तो क्या करेगा, ये देखो पास पास है, एक ये क्लस्टर और ये क्लस्टर, जो नियरेस्ट होंगे वो क्लस्टर बनेंगे, मतलब सेम, जैसे ये डॉटेड सेम है जेड डॉट वाले, ये पहला क्लस्टर, ये क्लस्टर 1, ये जो सर्किल है ये क्लस्टर 2, ये होता है क्लस्टरिंग, मतलब अलग अलग डिवाइड कर देना। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है? जब कोई भी हम कमांड रन करते हैं या कोई एल्गोरिथम रन किए, ठीक, एल्गोरिथम रन किए, तो अगर जो आउटपुट में हमको कोई एरर आ रही है, यहाँ से कोई काम स्टार्ट करवाए, बीच में प्रोसेसिंग हुई, अगर जो कोई यहाँ पे एरर अगर जो आ रही है तो यहाँ जिसको बोलते हैं फीडबैक, तो यहाँ पे होता है आउटपुट। अगर जो कोई एरर आ रही है फीडबैक के बीच के अंदर, तो वो दोबारा से प्रोसेसिंग से इनपुट के बीच में भेजना और उसके बाद काम करना। जैसे अगर जो हमने मशीन के अंदर जान किया 2 + 2 = अगर जो ये 5 शो कर रहा है तो ये गलत है ना, तो ये 2 + 2 4 होना चाहिए, तो यहीं पे एरर दिखाएगा तुरंत, ये दोबारा से मशीन पे जाएगा और इसको करेक्ट करेगा, तब 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसे में होता है।
ठीक रीइंफोर्स। अब डिसीजन ट्री एल्गोरिथम और सेट स्ट्रक्चर या दोनों चीज सेम है। डिसीजन ट्री क्या होता है, जब कोई हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो चलो ये प्रॉब्लम आई हमारी, कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड या किसी भी चीज प्रॉब्लम आई, तो जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो लीफ नोड कहते हैं। ये इसके नेम याद रखना हमेशा, लीफ नोड। अब जब प्रॉब्लम आई है तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स भी होंगे, तो ये मेथड जो होंगे ये होगा रूट नोड। ठीक, अब जब हमारी आए हैं, जो हमारी प्रॉब्लम आई है, ये रूट नोड मतलब प्रॉब्लम हमारी ने कर दिया है। ठीक, गलती जो उसको मैं भूल गया तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मान के चलो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 4 हमारे पास टेक्निक है। मान के चलो पहली टेक्निक से गए, ठीक, तो हो सकता है ये काम हो या ना हो, ये काम हो। दूसरी से गए, हो सकता है ना हो ये काम, ये हो सकता है हो जाए ये। ठीक, इस तरीके से जब ये बनता है तो ट्री स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो ना, इस छोटे से नीचे लगा के ट्री स्ट्रक्चर बनता जाता है। लास्ट में जब जहां पर फुल एंड होगा वहां पे लीफ नोड बन के आएगा। जो लीफ नोड होगा वही हमारा फाइनल एंड रिजल्ट होता है। ये भी अभी जब आएगा तो उसको आगे समझा देंगे पूरा के पूरा कि हाँ डिसीजन के लिए एल्गोरिथम होती क्या है। इसका न्यूमेरिकल आता है, अगर तो न्यूमेरिकल फिलहाल न्यूमेरिकल अपने में नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में था न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा, फिर न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, आएगा फिलहाल नहीं। बाइसेप नेटवर्क ये होता है मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका, पूरी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली पूरी इनपुट डाटा सारा लिया, आउटपुट जितना भी डाटा है इनपुट लिया, जितने भी हमारे कमांड है, जितने हमारे पास रॉ मटेरियल जो भी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो भी यूज हो रही है, उसको एक मैथमेटिकली फॉर्मूला, शायद मुझे कुछ याद नहीं है, एक्स वाई करके एक्स डॉट वाई करके कुछ फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये सारा होता है बाइसेप नेटवर्क। तो ये मैथमेटिकली, ठीक, इसको भी बता दूंगा जब ये आएगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन ये होती है ये। अब जब यही सारे तीन चार क्लस्टर, यहाँ पे एक क्लस्टर मान लो यहाँ बना हुआ, एक क्लस्टर यहाँ बना हुआ है, ठीक। अब ये जो ये नियरेस्ट है हाइपरलाइन के, ये हाइपरलाइन, ये जो बीच की है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपरलाइन या हाइपर प्लेन। तो जो हाइपर प्लेन के दोनों क्लस्टर नियरेस्ट के पॉइंट जो होते हैं वही होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक, ये भी आगे आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी भी पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि जब हाइपर प्लेन के नियरेस्ट में कोई भी क्लस्टर या क्लस्टर का पॉइंट आता है या क्लस्टर में कोई दिए हुए कंपोनेंट्स आते हैं तो वो होता है सपोर्ट वेक्टर। ठीक, ये क्योंकि हाइपर प्लेन को टच करते हैं, नियरेस्ट में हाइपर प्लेन के टच में होते हैं, इसलिए होता है ये सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब इश्यूज इन मशीन लर्निंग में तो कई सारे इश्यूज भी आएंगे, नॉइजी डेटा। कभी कभी देखो हम सर्च कुछ गूगल पे ही ले लेते हैं मशीन लर्निंग में, कभी कभी हम सर्च करते हैं आईटी के नोट्स, लेकिन नीचे दिखाता रहता है हमको कोई और तरीके के नोट्स। मान लो हमने आईटी सर्च किया, उसमें देखो नीचे कभी इलेक्ट्रिकल के नोट्स आ रहे हैं, कभी सिविल के नोट्स आ रहे हैं, कभी एमबीए के दूसरे के नोट्स आ रहे हैं। तो ये होता है नॉइजी डेटा कि हम कुछ सर्च कुछ और किए लेकिन निकल भी कुछ हो रहा है। इनकरेक्ट डाटा, जब ये इनकरेक्ट डाटा में भी सेम वही, जब हम कुछ वीडियो फॉर्मेट, हम मान के चलो पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर रहे हैं किसी चीज का, इनकरेक्ट। ठीक, हम जो सर्च किए कि आईटी का पीडीएफ नोट्स हमको मिल जाए, लेकिन उसमें देखो वर्ड फॉर्मेट भी आ रहा है, XLSS फॉर्मेट में भी आ रहा है, ठीक, पीपीटी फॉर्मेट में भी आ रहा है। ये होता है इनकरेक्ट डाटा कि हमको तो क्या चाहिए, जो हमारी नीड थी वो पीडीएफ थी केवल, ठीक, लेकिन निकल सारे डाटा जो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको इन चीजों का मिल रहा है। तो इनकरेक्ट ओवरफिटिंग, हमारे पास स्टोरेज है या आप इस पे कह सकते हैं जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी की, उसमें केवल स्ट्रेंथ हमारी 100 यूनिट की है, ठीक, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए जबरदस्ती 200 यूनिट हो रहा है, तो ये ओवर फिटिंग हो जाता है। हमारी कंपनी जब 100 यूनिट्स या 100 मैन पावर को ही हैंडल कर सकती है तो 200 वहां पे एनफ हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा ओवर, तो ये होता है ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग, जब हमारे पास स्ट्रेंथ 200 की है तो अगर जो 50 को हैंडल करे वो करना पड़ जाएगा हमारा मटेरियल्स को, तो अंडर फिटिंग आएगा। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, क्योंकि भैया मशीन लर्निंग है तो आपको टाइम पे अपडेट भी देखना रहता है, मेंटेनेंस में आपका मोबाइल ही ले लीजिए एग्जाम्पल।
आपका मोबाइल हर 1-2 महीने के अंदर अपडेट रहता है, अपडेट करना पड़ता है या करना होता रहता है अपने आप, हर दूसरे महीने पे तीसरे महीने पे अपडेट आ जाता है। तो ये होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कौन करता है? ये आप लोग भी करते हैं। जैसे ही आप ऊपर देखिए कि अपडेट आया, आपने अपडेट किया, ये मेंटेनेंस हो गया। मेंटेनेंस में कॉस्ट कैसे आई? कॉस्ट इसलिए आई क्योंकि आप मेंटेनेंस का डाटा चार्ज करते हैं, क्योंकि बिना डाटा के अपडेट नहीं होगा। ये होता है इसका चार्ज। अब डेटा साइंस वैसे मशीन लर्निंग, इसका भी पूरा नीचे 8 से 10 दिए हुए होंगे, मैंने सिर्फ इतने ही दिखाया। डेटा साइंस वो होता है जो पूरे के पूरे डेटा पे काम करता है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों पे काम करती है। ये ध्यान रखो, मशीन लर्निंग सिर्फ आपका जस्ट लाइक मोबाइल एग्जांपल समझो। डेटा साइंस का जो बंदा पर्सन होगा वो पूरा का पूरा डेटा पे काम करेगा। डेटा कहाँ से आया है, कौन सा आया है, कितने टाइम तक डिलीवरेबल डेटा है, कितना रिलायबल डेटा है, वो सारा डेटा साइंस का पर्सन काम करेगा। ठीक, डील्स विद डेटा, देखो दूसरा पॉइंट भी ये लिखा हुआ है, डील्स विद डेटा, वो डेटा के साथ डील्स करेगा। और जो मशीन लर्निंग है वो मशीन की यूटिलिटीज पे डिपेंड करेगा, डील्स करेगी। मशीन की यूटिलिटीज मतलब कैसे काम कर रही है मशीन, क्या कितने पे काम है, कितनी बैटरी है, या मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, कितनी बैटरी है, कितनी स्टोरेज है, कितनी रैम है, कितनी देर उसको रनिंग पीरियड हो गया है, कितनी उसकी टाइमिंग बची हुई है, क्योंकि एक उसका ड्यूटी साइकिल होता है मोबाइल का ना, क्योंकि उसके बाद वो हीट करने लगता है। मोबाइल जैसे ही अपनी ड्यूटी साइकिल को क्रॉस करता है तो हीट करने लगता है। सॉरी, ठीक, तो ये होता है हमारा मशीन लर्निंग। अब इसके चार सारे पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं नोट्स में, वो आप देख लीजिएगा। मैं फिर वही चीज कर रहा हूँ, अगर जो आपको कोई भी चीज की दिक्कत हो या कोई चीज मुझसे कहना हो या मेरी गलती हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। मैं डायरेक्टली उस गलती है, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा था वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वही चीज मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, मुझे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं। ठीक, तो आज मिलते हैं इसके बाद सेकंड यूनिट में। फर्स्ट यूनिट के खत्म कर दिए, सेकंड यूनिट में डायरेक्टली इसके बाद हम जंप करेंगे। तो सेकंड यूनिट की शायद हमारी है एआई की हमारी यूनिट है शायद सुपरवाइज लर्निंग। मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे इतना याद है कि सुपरवाइज लर्निंग की नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो सुपरवाइज लर्निंग। सेकेंड यूनिट सुपरवाइज लर्निंग है, थर्ड यूनिट अनसुपरवाइज लर्निंग है, थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, और शायद फोर्थ है डीप लर्निंग का। ये 4 यूनिट तो मुझे पूरी पक्की याद है, शायद यही है। ऊपर की फर्स्ट यूनिट तो एआई की पूरी थी, यही 5 यूनिट इसके अंदर है। ठीक, अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरा आइडिया है कि ये सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट और डीप लर्निंग, यही 4 है। ठीक, तो आगे मिलते हैं, आपको पढ़ाते हैं सुपरवाइज लर्निंग। शायद एग्जाम्पल क्या मैं कहता हूँ अगली यूनिट शायद यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको।